हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th के लिए आज का ये लेक्चर होगा। लास्ट क्लास में हम देखे थे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में जो बेसिक आइडिया, बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूले हमें पढ़ने थे, हम इन डिटेल सब डिस्कस कर चुके हैं। एक आध एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स भी उससे किया गया है। सबसे ज़्यादा फोकस करके हमें ये पढ़े थे, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उस पर न्यूमेरिकल ज़्यादा किया गया था, इसलिए क्योंकि वहाँ पे डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव निकालने वाला, मतलब जो एक नया मैथमेटिक्स था सभी के लिए, उस पर थोड़ा सा फोकस दिया गया था। ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ आइडिया जितना हमें यूज़ होना है, जितना मैथमेटिकल टूल डेरिवेटिव का और डिफरेंशिएशन का, वो तो हमें कुछ ना कुछ मिल चुका है। आज का टॉपिक जो होगा काइनेमेटिक्स में, उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ते हैं, थोड़ा सा और मैथमेटिकल टूल जो कि आज के टॉपिक के लिए नेसेसरी होगा समझना। ठीक है, तो हम कुछ डिफरेंशिएशन के बारे में जान चुके हैं। आज थोड़ा सा पहले हम इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। ओके, डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला एक आध तो बताया गया था, उतना याद रखना है। थोड़ा इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है। यहाँ पे भी ये भी एक वास्ट कोर्स रहता है, ये पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, पर जितना मैथमेटिकल टूल फिजिक्स में इस चैप्टर में या बाकी भी चैप्टर में यूज होना है, उतना ही पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उतना ही फॉर्मूले, फिर अपने टॉपिक में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को हमें जानना है, इंटीग्रल कैलकुलस कैसे निकालते हैं। तो पहले एक बात जान लो, अगर इन कॉमन मतलब बात करें समझने के लिए जस्ट, कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव क्या है और इंटीग्रेशन क्या है, तो कोई भी एक किसी चीज को, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में तोड़ना वो डेरिवेटिव होता है, और सभी को जोड़ लेना और एज ए होल पूरा का पूरा बना देना वो इंटीग्रेशन होता है। मैथमेटिकली ये शायद ये बात बोलना उतना सही नहीं भी रहेगा, फिर भी अपने जो समझने के लिए, वहाँ पे देखो जहाँ पे dx या dt लिखते थे, वो क्या था कि पूरे लेंथ का एक स्मॉल पार्ट dx, ठीक है ना, dx पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल एलिमेंट्स में। पूरे टाइम को dt ऐसे स्मॉल टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं, वेरी स्मॉल टाइम्स में, तो वो डेरिवेटिव है, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते थे। फॉर्मूले उसके लिए जो भी हम पढ़े हैं वहाँ पे, किसी भी फंक्शन को डेरिवेटिव करने के लिए किसी और के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। दैट मीन्स ये डेरिवेटिव का रिवर्स है, ऑपोजिट टू डेरिवेटिव, उसका उल्टा। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता था, 2x डेरिवेटिव उसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो, और हम x टी स्क्वायर कर रहे थे, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कुछ ऐसे आता था, टी स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ऐसा ही कर रहे थे, तो ये हमें 2 इंटू टी मिलता था, ये मिलता था ना, 2 आगे आता था, t टू द पावर 2 माइनस 1, 2 इंटू टी मिलता था। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ये कहता है कि अगर हम 2 इंटू टी का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे यूज किया जाता है, यह इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए dt को हम नीचे लिखते थे डिवाइड करके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो उस dt को यहाँ पे लिखते हैं इनटू करके। ठीक है, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2t विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये आंसर आएगा टी स्क्वायर, उसके साथ एक कांस्टेंट भी अटैच करना रहता है, वो तो जानेंगे धीरे धीरे। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि डेरिवेटिव का रिवर्स होता है इंटीग्रेशन, ये कॉमन आइडिया पहले हमें ले लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव का रिवर्स इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल कैलकुलस में हम दो चीज पहले सीखेंगे कि नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन कुछ निकालने का, फिर हम जानेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डेफिनाइट इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। इतना हमें यहाँ पे मैथमेटिकल टूल के रूप में सीखना है। ठीक है, अच्छा,
तो कुछ फॉर्मूले ही देख लेते हैं यहाँ पे, अगर हमें इंटीग्रेशन करना होगा किसी फंक्शन का तो। अच्छा, यहाँ पे फिर वही बात है, हम जिसका भी इंटीग्रेशन करेंगे किसी के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तो कुछ फॉर्मूले ही इंटीग्रेशन कैलकुलस करने के लिए लिख लो, ठीक है। जैसे कि t टू दी पावर n, हम t ही लेके चल रहे हैं यहाँ वहां पे, तो यहाँ पे भी t ही लेते हैं। t टू दी पावर n का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम dt अगर करेंगे तो ये आएगा, फॉर्मूला इसका बनता है t टू दी पावर n प्लस 1 कर देना डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये निकलता है। प्लस c लिखते हैं, c मतलब एक कोई एक तो कांस्टेंट, कोई एक तो कांस्टेंट। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ठीक से देखो। अगर इसका डेरिवेटिव करोगे इस पूरे का, कितना आएगा, देखो n प्लस 1 आगे आएगा और ऊपर माइनस 1 होगा, तो t टू द पावर n ही बनेगा, n प्लस 1 कट जाएगा, ठीक है ना। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, वही बात है। इसलिए कांस्टेंट को अटैच कर देते हैं, भले ना हो, पर सिंपली अगर इंटीग्रेशन निकालना रहता है तो प्लस c एक लिख देते हैं, ताकि कांस्टेंट उसके साथ हम रख सकते हैं इंटीग्रल निकालने के बाद, ठीक है। ऐसे ही समझना है इसको। हमारे यूज के लिए फिजिक्स में ये उतना नेसेसरी नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल नेसेसरी है, उसमें जाएंगे। ओके, ये फॉर्मूला है t टू द पावर n के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसको भी लिखना t स्क्वायर dt का, तो क्या होगा, t टू द पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस c करेंगे तो ये बन जाएगा t क्यूब बाय 3 प्लस c। ये फॉर्मूला है t टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। फॉर्मूले को नोट करना, ये एग्जांपल कुछ लिख भी लो। इंटीग्रेशन t टू द पावर -5 dt, सपोज -5 भी आएगा तो भी फॉर्मूला सेम है, t टू द पावर -5 प्लस 1 बाय -5 प्लस 1 प्लस c करेंगे, ठीक है। ये कितना आ रहा है, t टू द पावर -4 बाय -4 प्लस c, ठीक है। तो फॉर्मूला यही है t टू द पावर n के इंटीग्रेशन के लिए। ओके, इसके बाद देखो वहां पे भी देखे थे, अगर मोर देन 1 टर्म्स होगा, सपोज मोर देन 1 टर्म्स है, जो वहां पे करते थे वो यहाँ पे भी करना है, मोर देन 1 टर्म्स अगर है तो। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 5t विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये निकालना है। मोर देन 1 टर्म है, 2 टर्म है, तो इंडिविजुअली दोनों का इंटीग्रेशन, वहां पे इंडिविजुअली डेरिवेटिव निकालते थे। इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt करेंगे प्लस इंटीग्रेशन 5t dt, ये निकालेंगे। कितना होगा देखो, t टू द पावर n आ गया, तो t टू द पावर ये 2 प्लस 1 होगा, n प्लस 1 होता है, बाय 2 प्लस 1, इसके लिए ये आ गया, प्लस उसके लिए क्या आएगा देखो, कांस्टेंट है उसको सामने ले आओ, 5 आ गया। t का इंटीग्रेशन t टू द पावर n प्लस 1, मतलब पावर कितना है, 1 है, तो 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1। ओके, ये कितना आ गया, t क्यूब बाय 3 प्लस 5t स्क्वायर बाय 2, इतना निकाल दो, प्लस c, ठीक है। तो अगर मोर देन 1 टर्म है तो ऐसे इंडिविजुअली इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कोई कांस्टेंट है, वहां पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता था, यहाँ पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता। देखो सपोज यहाँ पे दिया है, इसको नोट कर लेना, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 dt, कांस्टेंट है ये, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं देखो, दिस विल बी 2 इंटू, यहां पे क्या है, t टू द पावर 0 है ना, कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 इंटू हुआ है, मतलब t टू द पावर 0 है वो, तो यहाँ पे t टू द पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 प्लस c, कितना आ गया देखो, ये t ही आ गया, तो ये 2t प्लस c होगा। तो कांस्टेंट रहता है तो ये टर्म आ जाता है, अगर ऐसे देखें तो 2 है तो 2t आएगा, 5 है तो 5t आ जाएगा, ठीक है। वही फॉर्मूले से हो रहा है सब, t टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ओके, तो ये फॉर्मूले ऐसे करके हमें इंटीग्रेशन निकालने रहते हैं। वो जो एक फॉर्मूला पढ़े उसी को याद रखो, अभी हमारे फिजिक्स के लिए मैथमेटिकल टूल वही है इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं,
यहाँ तक कि फिजिक्स के भी कुछ बुक्स में मैथमेटिकल टूल्स दिया रहता है पहले पहले, वहाँ पे डेरिवेटिव के बहुत से फॉर्मूले दिए रहते हैं, इंटीग्रेशन के भी बहुत से फॉर्मूले दिए रहते हैं। अगर फॉर्मूले जानने हैं तो वहाँ से भी हम फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे यूज के अकॉर्डिंग मैं इतना मैथमेटिकल टूल सफिशिएंट मानता हूँ, इसलिए दे रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन को हम डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे हैं, जितना हमारे कोर्स में यूज होना है उतना ही पढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब सबसे यूजफुल जो है उसको जानते हैं कि डेफिनाइट इंटीग्रल क्या होता है। डेफिनाइट इंटीग्रल कैसे निकालते हैं? देखो, डेफिनाइट इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है वो भी। सपोज ऐसे दिया है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n, वही फॉर्मूले को लेते हैं, dt ऐसे दिया है। डेफिनाइट इंटीग्रल जब निकालने के लिए बोलेगा तो यहां पे हमें दो ठो लिमिट दे देता है, दो लिमिटिंग वैल्यूज, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट। क्या क्या बोल रहा हूं शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो यूज कैसे करना है। सपोज ऐसे लिखा है फ्रॉम t1 टू t2, ऐसे लिखा है, नीचे t1 लिखा है और इसके ऊपर t2। तो यहां पे ऐसे इसको पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n dt फ्रॉम लिमिट t1 टू t2, मतलब अपर लिमिट है t2, अपर लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट वो है यहाँ पे t2 यहाँ पे, और लोअर लिमिट वो है यहाँ पे t1। ठीक है, तो अगर लिमिट दे दिया है तो जो इंटीग्रेशन मिलेगा हमें फाइनली, उसको एक डेफिनाइट इंटीग्रल बोलेंगे। डेफिनाइट इंटीग्रल मतलब जो भी वेरिएबल टर्म फाइनली हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन में, उसके लिए ये वैल्यू गिवन है, तो हमें फाइनली आंसर में एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगा। वेरिएबल टर्म कंटेनिंग कोई फंक्शन नहीं मिलेगा, फाइनली हमें एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगा। कोई सी नहीं लिखना है इसमें, प्लस सी जो लिख रहे थे प्लस कांस्टेंट, यहाँ पे वो नहीं करना है। देखो इसको कैसे निकालते हैं, पहले तो ये इंटीग्रेशन जैसे निकालते हैं वैसे ही निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, t टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये मेथड है। प्लस सी यहाँ पे नहीं चाहिए डेफिनेट इंटीग्रल में। ओके, उसके बाद ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। अब इसको ऐसे ही समझो जितना यूज करना है हमें। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट को लिख देते हैं, ये लिख दिए लोअर लिमिट, ये लिख दिए अपर लिमिट। ठीक है, इसके बाद का प्रोसेस है, अंदर जो वेरिएबल है कौन है, t, उसके जगह पहले अपर लिमिट को लिखो, उसकी जगह पहले अपर लिमिट को, मतलब t2 टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। क्या किया मैं यहाँ पे, इस वेरिएबल की जगह पे अपर लिमिट को यूज किया, ये मिला। फिर माइनस करते हैं और इसके जगह लोअर लिमिट को लिखते हैं, t1 टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ये जो भी हमें वैल्यू मिलेगा फाइनली वो होगा आंसर। कोई प्लस सी यहाँ पे नहीं लिखना है। ऐसे निकालते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। दो ठो हमें लिमिट दिया रहता है, उसको बस ऐसे यूज करते हैं, अपर लिमिट को पहले यूज कर दो, माइनस फिर लोअर लिमिट को यूज कर दो। ये प्रोसेस है डेफिनेट इंटीग्रल निकालने के लिए। एग्जाम्पल करते हैं, ये फॉर्मूले टाइप से इसको नोट कर लेना पहले। एग्जाम्पल एक तो करके देखते हैं क्या होता है ये। सपोज यहाँ पे बोला है इंटीग्रेशन ऑफ, लिख लो एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी फ्रॉम 2 to 5। सिंपल सा एक तो लेते हैं, यहाँ पे लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 5 है, वो वैल्यू दे दिया है तो उसको यूज करेंगे। दिस विल बी, सी दिस, क्या होगा ये टी क्यूब होगा n प्लस 1 बाय n प्लस 1 मतलब 3, स्क्वायर ब्रैकेट दे देना, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ओके, उसके बाद पहले अपर लिमिट को यूज करते हैं, मतलब 5 का क्यूब करेंगे बाय 3, माइनस फिर लोअर लिमिट को यूज करते हैं, 2 का क्यूब करेंगे बाय 3। इसी फंक्शन में यूज करना है उन दोनों को। दैट विल गिव 5 का क्यूब 125 माइनस 8 होगा वो बाय 3, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 117, हाँ बाय 3। तो एक देखो एक फिक्स्ड वैल्यू मिला, कोई वेरिएबल कंटेनिंग फंक्शन नहीं मिला, यहाँ पे एक फिक्स्ड वैल्यू मिला। तो डेफिनेट इंटीग्रल, तो डेफिनेट वैल्यू हमें मिलेगा इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो ऐसे लिमिट दिया रहता है तो डेफिनेट इंटीग्रल इस फॉर्मूले से निकालते हैं।
समझ में आया? इतना मैथमेटिकल टूल हमारे फर्दर स्टडीज के लिए सफिशिएंट है, पर इंटीग्रेशन में बहुत से फॉर्मूला रहते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे उसको। ठीक है, ये समझ में आया? आगे बढ़ें, टॉपिक में जाएं। ओके, तो अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा काइनेमेटिक्स में, हमारे चैप्टर में, उसमें आते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। किसी भी पॉइंट को मिस मत करना, हर एक पॉइंट को इंपॉर्टेंट समझ के ही चलना। ये पहले तो ये पूरा मेंशन कर दिया है कि हम जो भी इक्वेशंस पढ़ेंगे वो सब किसके लिए होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होगा। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं। ठीक है, उसके लिए हमें काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ने हैं। ओके, जितना भी इक्वेशंस पढ़ेंगे उसमें से 3 ठो इक्वेशंस तुम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो, उसको फिर से रिपीट करना है, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे पास एक बॉडी के मोशन के लिए कुछ डाटा गिवन है। पहले सपोज हम टाइम मेजरमेंट करना स्टार्ट किए t इक्वल टू 0 से, 0 सेकेंड मान के चलो। ठीक है, वहां से टाइम मेजरमेंट करना स्टार्ट किए, तो जब टाइम मेजरमेंट करना स्टार्ट किए तो उसका वेलोसिटी u था। कितना था? u। उसको क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, टाइम आगे आगे गया, बॉडी का मोशन हो रहा है, स्पीड और वेलोसिटी उसका इंक्रीज होगा और डिक्रीज भी हो सकता है। चलो यहां पे एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, इंक्रीज चलो, पर यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, विद एक्सेलरेशन a, तो एक फिक्स्ड वैल्यू होगा ना एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म है तो उसका वैल्यू a फिक्स्ड रहेगा, वो a है एक्सेलरेशन उसका। तो टाइम आगे आगे बढ़ रहा है, एक टाइम आया t, कितना आया? t टाइम। t टाइम पे वो अपना वेलोसिटी गेन किया v, हमें उतना तक ही यहां पे मेजरमेंट लेना है, इसलिए हम v को क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। 0 टाइम से स्टार्ट किए t टाइम तक, उतने में ही हमें इस पूरे मोशन को स्टडी करना है, तो हम उस टाइम पे जो वेलोसिटी उसको मिला उसको हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। समझ में आ रहा है? अच्छा, मूव ही कर रहा है ना, टाइम आगे जा रहा है तो मतलब कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। सपोज उस टाइम t में मतलब 0 to t जो मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी u से v होने तक, u से v जो हुआ, टाइम 0 से t जो हुआ, उस टाइम t में वो s इतना डिस्टेंस वो कवर किया। इतना डाटा हमारे पास अवेलेबल अगर है तो हम यहाँ पे 4 इक्वेशन डेराइव कर सकते हैं फॉर डिफरेंट काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर दैट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसमें से ये 3 इक्वेशन तुम लोग पहले से पढ़ चुके हो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूव करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, मतलब इनके बीच में ये सब रिलेशंस हैं। इसको तुम लोग ग्राफ यूज करके प्रूव किए हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहां पे भी करेंगे, पर अभी तक ग्राफ तो पढ़े नहीं है, जब पढ़ेंगे तो ग्राफ को भी यूज करके इसको प्रूव कर देंगे, पर अभी पहले इसको हम प्रूव करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस यूज करके। डेफिनेट इंटीग्रल का जो रूल पढ़े हैं उसको यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसके फॉर्मूले को यूज करके इन तीनों को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, क्यों इंस्टेंटेनियस, बाकी का क्यों नहीं? क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है ना, तो किसी भी इंस्टेंट में निकालो वही वैल्यू आना है। ठीक है ना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करके इन तीनों को, डेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट यूज करेंगे जो अभी सीखे हैं, इन तीनों को प्रूव करेंगे और साथ में एक और इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो 4th इक्वेशन है वो ये है। इसको कैसे पढ़ते हैं देखो,
एस nth इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू 2n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये nth क्या है, n क्या है, थोड़ा देखते हैं। सपोज एक एग्जांपल से ही समझो, एक बॉडी का ये पाथ है, उसे मोशन का टाइम 0 सेकंड से ही हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो 0 सेकंड से लेके सपोज यहाँ पे कोई पूछे 7 सेकंड तक, 7 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डिस्प्लेसमेंट हुआ 7 सेकंड तक। अब कोई पूछे 8 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सपोज यहाँ तक हुआ, तो कितना हुआ वो डिस्प्लेसमेंट, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डिस्प्लेसमेंट हुआ 8 सेकंड तक। तो कोई अगर क्वेश्चन करे हमें कि 8 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 8 सेकंड, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को, 8 सेकंड वाले डिस्प्लेसमेंट को 7 सेकंड तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उससे माइनस कर देंगे, तो ये वाला जो बना डिस्प्लेसमेंट वो होगा 8 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये 8 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। वैसे ही 7 सेकंड में कोई अगर पूछे तो 7 सेकंड क्या करेंगे, ये 7 सेकंड वाले डिस्प्लेसमेंट को, सपोज ये 6 वाला है, 7 वाले को 6 डिस्प्लेसमेंट से माइनस कर देंगे, तो ये बाकी जो पोर्शन रहेगा ये होगा 7 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे ही एस nth निकालेंगे तो क्या करेंगे, एस n सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा उसको n माइनस 1 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उससे माइनस कर देंगे, तो हमें मिलेगा एस nth। ये हमें वहां पे निकालना है, वो फॉर्मूला हमें मिलेगा एस nth। ठीक है, समझ में आ रहा है इस एग्जांपल से। 10th सेकंड में मतलब 10 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को 9 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट से माइनस कर दो, तो वो जो मिलेगा वो 10th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे डेराइव करना है। एक डाउट आता है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ उसको। देखो, ये चारों इक्वेशंस को देखो, फिजिक्स के इक्वेशंस हैं और वैलिड है। यहाँ पे और यहाँ पे अगर डायमेंशनल एनालिसिस देखें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की अगर बात करें, तो ये तीनों तो पूरा दिखता है मुझे, सब फॉलो कर रहा है। देखो, ये वेलोसिटी का डायमेंशन, ये वेलोसिटी का डायमेंशन, एक्सेलरेशन इनटू टाइम करेंगे तो भी वेलोसिटी का ही डायमेंशन मिलेगा। डिस्टेंस का डायमेंशन, वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस का ही डायमेंशन मिलेगा। एक्सेलरेशन को टाइम के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस का ही डायमेंशन मिलेगा। इन तीनों में मिलता है, डायमेंशनली होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करता है। तो अब इस पे देखो, क्या इस पे कर रहा है? ऐसे सडनली अगर पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं कर रहा है। ओके, क्योंकि ये देखो डिस्प्लेसमेंट है, इस टर्म में वेलोसिटी है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। तीनों टर्म को देखो, ये है वेलोसिटी का डायमेंशन u, वो तो है। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे टाइम है, ये 2n - 1 मतलब क्या, टाइम, ये पूरा टाइम का डायमेंशन है। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन टाइम करेंगे तो ये पूरा का पूरा वेलोसिटी का डायमेंशन देता है। ये ठीक है, ये वेलोसिटी का, ये पूरा का पूरा वेलोसिटी का डायमेंशन दे रहा है। पर ये डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, डिस्टेंस का डायमेंशन कहेंगे इसको? नहीं, ये एस nth है। एस nth मतलब उस nth सेकंड में, उसी टाइम में, ठीक है। तो ये मतलब पर टाइम वाला एक तो फिजिकल क्वांटिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट पर दैट टाइम, मतलब ये भी एक वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन ही मेंटेन करता है, डिस्प्लेसमेंट पर दैट टाइम, दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ये भी एक वैसा ही डायमेंशन लाएगा। ओके, तो यहां पे भी होमोजेनिटी प्रिंसिपल सेटिस्फाई होता है, उसमें कोई डाउट मत रखना। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस यूज करके, जो इंटीग्रेशन में पढ़े हैं रूल, डेफिनेट इंटीग्रल वाला, उसको यूज करके इन चारों को भी हमें प्रूव करना है। ओके, तो ऐसा हम हेडिंग डाल सकते हैं, यहाँ पे डेराइव करेंगे डेरिवेशन ऑफ दोज इक्वेशंस बाय कैलकुलस मेथड कहते हैं। इंटीग्रेशन यूज करके जो करते हैं वो कैलकुलस मेथड है, बाद में फिर ग्राफिकल मेथड भी रहता है उसका। अच्छा, तो कैलकुलस मेथड से डेराइव करते हैं चारों इक्वेशन को। ठीक है, ठीक से समझ के जाना, इंटीग्रेशन ही यूज करेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला हमें पता है, एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv/dt पता है हमें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, पता है, ये पढ़े थे। अच्छा, दैट इंप्लाइज, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो a इंटू dt
इक्वल टू dv लिख सकते हैं, dt इधर आया। दैट इंप्लाइज दोनों साइड LHS RHS दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, ऐसे लिखेंगे a dt का इंटीग्रेशन, इस तरफ लिखेंगे dv का इंटीग्रेशन, ठीक है। पर यहां पे हमें डेफिनाइट इंटीग्रल निकालना है, मतलब हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट होने चाहिए, है हमारे पास। कैसे है, यहां पे क्या होगा देखो, अच्छा जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं इंटीग्रेशन वही डिसाइड करता है लोअर लिमिट अपर लिमिट। यहां पे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, टाइम के, तो टाइम का ही लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेंगे। यहां पे इंटीग्रेशन होगा dv विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का ही लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेंगे, ठीक है। तो यहां पे टाइम का लोअर लिमिट क्या होगा, यहां पे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, t तक जा रहे हैं, मतलब लोअर लिमिट होगा 0, अपर लिमिट होगा t। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये वेलोसिटी का लोअर लिमिट कितना लिए हैं, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल लिए हैं u, फाइनल लिए हैं v। ये तो है ना लोअर लिमिट अपर लिमिट हमारे इस पूरे डाटा जो हमें मिला है मोशन का, ठीक है। अब निकालें इंटीग्रेशन। दैट इंप्लाइज देखो कांस्टेंट को बाहर ले जाते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले गए, ठीक है। ओनली dt है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 1 है, 1 मतलब t टू द पावर 0, वही तो किए थे उस एग्जांपल में, तो उसका इंटीग्रेशन होगा t होगा उसका इंटीग्रेशन, t टू द पावर 0 है तो, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन मिलेगा, इस पे हम लिमिट यूज करेंगे 0 टू t, यही तो बात है। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देखो 1 है, dv के पहले कितना इंटू हुआ है 1, मतलब v टू द पावर t के रेस्पेक्ट में ये है, पर ये तो v के रेस्पेक्ट में है ना, एग्जांपल में t की है मतलब हमेशा t नहीं आएगा, यहाँ पे रेस्पेक्ट लेंगे v, तो इसके सामने 1 है मतलब v टू द पावर 0, तो उसका इंटीग्रेशन v ही आएगा, v टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन v आएगा, इस पे भी लिमिट यूज करेंगे u टू v, ठीक है। ये अब लिमिट कैसे यूज करते हैं बताया गया था, उसको यूज करो। ये a तो कांस्टेंट है, ये रहा, तो इसके जगह पे पहले अपर लिमिट को यूज करते हैं, लिख दिए, फिर इसकी जगह पे लोअर लिमिट को विद माइनस 0, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट इक्वल टू, इसके जगह पे पहले अपर लिमिट को मतलब v, फिर माइनस देते हैं, फिर लोअर लिमिट को मतलब u। कितना मिला ये हमें, ये 80 मिला, ये क्या मिला v माइनस u मिला, तो इसलिए क्या बन गया हमारा, अगर u को इधर लेके जाओ तो v इक्वल टू u प्लस 80, यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। देखो प्रूफ हो गया कैलकुलस मेथड से। डेफिनेट इंटीग्रल यूज करना है, v इक्वल टू u प्लस 80, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। वो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया, उसको अब याद भी रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट में जाए, अच्छा सेकेंड इक्वेशन को अब डिराइव करते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए यूज करते हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला फॉर्मूला। ऐसा फॉर्मूला हमें मालूम है, v इक्वल टू ds बाय dt, dx बाय dt लिखे थे, पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करें, वेरिएबल s ना, तो v इक्वल टू ds बाय dt लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव टाइम के साथ। अच्छा दैट इंप्लाइज, इसको इधर लेके आओ, v dt इक्वल टू ds, ठीक है। दैट इंप्लाइज नेक्स्ट देखो क्या कर रहा हूं, यहाँ पे v की जगह पे जो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला, क्या मिला था, v इक्वल टू u प्लस 80, उसको यूज कर दो, u प्लस 80 v की जगह पे इंटू dt इक्वल टू ds। समझ में आ रहा है, सिंपल है। दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन अब कर दो, इंटीग्रेशन u प्लस 80 dt इंटीग्रेशन ds, ठीक है ना। अब लिमिट यूज करते हैं विद रेस्पेक्ट टू, इधर t के रेस्पेक्ट में, उधर s के रेस्पेक्ट में। क्या होगा देखो, टाइम वैसे ही है, हम 0 से स्टार्ट करके t तक जा रहे हैं टाइम में, लोअर लिमिट अपर लिमिट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 में डिस्प्लेसमेंट, टाइम 0 में 0 है डिस्प्लेसमेंट, मेजरमेंट तो नहीं लिए थे ना तब तक,
जब t टाइम तक गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट बना s, वही तो लिए हो डाटा में, तो लोअर लिमिट हो 0, अपर लिमिट होगा s। तो अब निकाल दो इंटीग्रेशन। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 0 to t u dt, ठीक है, प्लस फिर से इंटीग्रेशन 0 to t a t dt, ठीक है ना, दो बार इंटीग्रेशन होगा दोनों का सेपरेटली, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to s ds। समझ में आ रहा है स्टेप? नेक्स्ट कंटिन्यू करो इससे आगे, इंटीग्रेशन निकाल के लोअर लिमिट अपर लिमिट यूज भी कर दो, जिस इसको समझ में आ रहा है कर पा रहे हो खुद से भी करो। दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे देखो u कांस्टेंट, अब इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट बाहर गया, dt का इंटीग्रेशन मतलब t, इससे पहले कर चुके हैं, ठीक है ना, 0 to t प्लस यहाँ पे a कांस्टेंट वो बाहर गया, t का इंटीग्रेशन t dt, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2 होगा। कैसे आया, n+1 t टू द पावर n+1 बाय क्या, n+1, वही फॉर्मूला है, t है ना, t टू द पावर 1 है तो 1+1 बाय 1+1। ओके, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन s होगा, देखो ds ही है, इसका लिमिट यूज करेंगे 0 to s। ओके, दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या मिला देखो, ये u रह गया, अपर लिमिट पहले यूज करो, फिर लोअर लिमिट माइनस देके, प्लस यहाँ पे भी a रह गया, अपर लिमिट पहले यूज करो, t²/2 होगा, माइनस 0 को अगर यूज करेंगे तो 0 ही आएगा, t²/2 करेंगे तो। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ये हो रहा है ना। दैट इम्प्लाइज, ये कितना बन गया देखो, ut, ये क्या बन गया देखो, हाफ at² बन गया, ये बन तो रहा है हाफ at² इक्वल टू ये s बन गया। ये हमारा सेकंड इक्वेशन मिला कि नहीं? तो ये सेकंड इक्वेशन भी प्रूफ हो गया बाय यूजिंग इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया, समझ में आ रहा है, ये भी याद ही रखना है हमें। नेक्स्ट इक्वेशन में जाएं। अच्छा, थर्ड इक्वेशन में आते हैं। देखो थर्ड इक्वेशन क्या है, v² - u² इक्वल टू 2as। इसको प्रूव करने के लिए फिर से हम एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लिखते हैं, a इक्वल टू dv/dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, ठीक है। अब देखो दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, dv/dt को मैं इसको लिख रहा हूं dv/ds इंटू ds/dt। समझ में आ रहा है, dv/ds इंटू ds/dt, ds कट गया, dv/dt वही बात है, एक तो ds डिवाइड करके लिखा, एक तो ds मल्टीप्लाई करके लिखा, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा देखो, dv/ds को रहने दो जैसे है वैसे ही, ds/dt क्या होता है, v होता है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ds/dt वही बात है। दैट इम्प्लाइज ds को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा ads, ये बन जाएगा vdv, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब फिर से इंटीग्रेशन ले लो दोनों साइड, यहाँ पे ads है, इंटीग्रेशन लेंगे, यहाँ पे vdv है, इंटीग्रेशन लेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, लिमिट यूज करेंगे, ये तो कांस्टेंट होगा, s के लिए लिमिट क्या होता है 0 to s, अभी लिए थे, वेलोसिटी के लिए क्या होता है dv है तो u to v, ठीक है। दैट इम्प्लाइज ये कांस्टेंट a आगे आया, इंटीग्रेशन s होगा, लिमिट यूज करेंगे 0 to s, ठीक है। यहाँ पे v का डेरिवेटिव v²/2 होगा, ठीक है ना, फॉर्मूला यूज करना u to v। दैट इम्प्लाइज अब क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे लिमिट यूज कर देंगे अब s और 0, तो a बना यहाँ पे, ये s - 0 बनेगा दोनों लिमिट यूज करने से इस तरफ, इक्वल टू यहाँ पे देखो पहले v यूज होगा अपर लिमिट, तो v²/2 माइनस फिर u यूज होगा तो u²/2, ठीक है। दैट इम्प्लाइज ये क्या बना, as इक्वल टू वो बन गया v² - u²/2। दैट इम्प्लाइज अब इसी को क्या लिख सकते हैं, v² - u² इक्वल टू 2as, ये मिल गया
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो ये मिल गया थर्ड इक्वेशन, वही कैलकुलस मेथड से प्रूफ हुआ। ये भी याद रखना है। समझ में आ रहा है डेरिवेशन? ठीक से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम है तो जल्दी से होगा, एक आध बार प्रैक्टिस करने से हो ही जाएगा। और फोर्थ में आते हैं एस nth वाले में, ठीक है। तो ये निकालने के लिए फिर से हम स्टार्ट करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से, ठीक है। देखो क्या है वो, फिर से स्टार्ट करते हैं। v इक्वल टू ds/dt, यही है फॉर्मूला। दैट इंप्लाइज, फिर से जो काम किए थे वहां पे, v dt इक्वल टू ds, ठीक है। दैट इंप्लाइज इसके जगह पे यूज करो u प्लस at dt इक्वल टू ds, क्लियर है। दैट इंप्लाइज अब इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन u प्लस at dt ds इंटीग्रेशन। अब आती है लिमिट की बात। हमें 0 टू t पे नहीं निकालना है। 0 टू t पे निकालेंगे तो वो तो पूरा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। हमें क्या निकालना है, s nth, ठीक है ना। मतलब n-1 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट से n सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट जो बताया गया s nth के लिए, दोनों को माइनस करना है ना। मतलब लिमिट क्या होगा टाइम का, n-1 सेकेंड से n सेकेंड, ये होगा लिमिट। लोअर लिमिट यूज करेंगे n-1 और अपर लिमिट यूज करेंगे n। टाइम के लिए लिमिट ये, यहाँ पे 0 टू 2 मत लिखना। s निकालने के लिए 0 टू 2 लिखते थे, 0 टू t। ऐसा क्यों लिखते थे? क्योंकि पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से लेके t टाइम तक, पर यहाँ पे पूरा नहीं निकालना, हमें s nth निकालना है। n-1 सेकेंड से n सेकेंड के बीच वाला डिस्प्लेसमेंट, इसलिए n-1 टू n होगा टाइम का लिमिट। ये n टाइम ही तो है ना, ठीक है ना। और डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, देखो 0 टू s नहीं लिखना है, हमें s तो नहीं निकालना है। हमें क्या निकालना है कि n-1 में कितना गया था डिस्प्लेसमेंट, वहां से n सेकेंड तक कितना जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये होगा लिमिट, हमें s nth निकालना है। समझ में आ रहा है लिमिट? अब इंटीग्रेशन कर दो जैसे करते हैं, ओके। दैट इंप्लाइज, इसको फिर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो, n-1 टू n u dt प्लस इंटीग्रेशन n-1 टू n at dt, ओके, इक्वल टू, ये तो इसको लिख दो ऐसे, s(n-1) टू sn ds, ठीक है। लिमिट समझ में आया ना, ये ज्यादा जरूरी है समझना है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट दैट इंप्लाइज, ये क्या होगा इंटीग्रेशन, u तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन तो t आएगा, लिमिट यूज करेंगे n-1 n प्लस यहाँ पे a कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन क्या है t²/2, लिमिट यूज करेंगे n-1 टू n, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा s, लिमिट यूज करेंगे sn-1 टू sn, ओके। दैट इंप्लाइज कितना आएगा, देखो u रह गया, t की जगह पे पहले n यूज करना है, माइनस देके इसी t की जगह पे फिर n-1 को यूज करना है, ब्रैकेट देना है ना, n-1 लिखेंगे तो ब्रैकेट तो देंगे ही, ठीक है ना ये। अच्छा, प्लस अब ये देखो, ये तो रह गया कांस्टेंट, बाकी क्या लिखेंगे, ये n²/2 होगा, t की जगह पे n, माइनस देके n-1 का स्क्वायर/2 लिखेंगे, लोअर लिमिट यूज करेंगे तो t की जगह पे n-1 का स्क्वायर/2, दैट इज इक्वल टू, ये क्या होगा, s की जगह पे पहले sn माइनस देके sn-1, ठीक है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो दैट इंप्लाइज, अब ये क्या है, sn-1, वही तो snth है ना, वही तो snth है, वही तो निकालते थे 7 सेकंड 8 सेकंड जो निकालते थे, यही snth है। ये क्या बनेगा देख दो थोड़ा, देखो इस ब्रैकेट को अगर हटाओगे तो n कैंसिल हो जाएगा और ये 1 रहेगा, तो यहां से देखो सिर्फ u आएगा, समझ में आ रहा है, n कैंसिल हो गया, u ही आया, प्लस यहां से क्या आएगा देखो, ये
इसको कर देते हैं, ए हो गया, बाय 2 को ले आओ, अंदर क्या रहा, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर दो, एन प्लस एन माइनस वन, एन माइनस एन प्लस वन बन जाएगा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे एन है, बी की जगह पे एन माइनस वन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उतना ही यूज कर दिए। दैट इंप्लाइज एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस, ये कितना बन गया, ये 2n माइनस वन बन गया, a बाई 2 रहने दो, ये 2n माइनस वन और वो 1, मतलब 2n माइनस वन, इतना ही रहेगा। ओके, तो ये फोर्थ इक्वेशन प्रूफ हुआ। ठीक से लिमिट यूज करके, इंटीग्रेशन निकाल के, लिमिट को फिर उस पर पुट करके कैलकुलेशन सही से करना, कहीं एक भी जगह माइनस प्लस इधर उधर हो गया तो प्रूफ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे प्रैक्टिस करना कैलकुलस मेथड से, एक जल्दी होता है, एक बार समझ गए तो ग्राफिकल मेथड से ये जल्दी होता है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो ये 4 काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गए बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो ठीक से प्रैक्टिस करना, पढ़ते रहना, ठीक है। थैंक यू।